पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये आप लोगों के मध्य प्रदेश इतिहास का फर्स्ट क्वेश्चन है एमपी पटवारी एग्जाम के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए लिए हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश के अतीत का उद्भव किस काल से माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है प्रागैतिहासिक काल से। मध्य प्रदेश के अतीत का जो उद्भव है वह प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण ना किया हो, ऐसे काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। मतलब उस काल की कोई भी लिखित वर्णन नहीं है, तो ऐसे काल को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है किस नदी घाटी से सर्वाधिक पाषाणकालीन स्थल एवं उपकरण प्राप्त हुए हैं। चार ऑप्शन आपको दिए हैं और पूछा है किस नदी घाटी से सर्वाधिक पाषाणकालीन स्थल एवं उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है नर्मदा नदी घाटी से सर्वाधिक पाषाणकालीन स्थल एवं उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब इसके डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा, और जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को बता रहा हूं वह सब भी आप याद रखेंगे। नर्मदा सोन घाटी राज्य का सबसे निचला भूभाग है। तो एक क्वेश्चन तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का सबसे निचला भूभाग कौन सा है, तब आपका आंसर होगा ऑप्शन में आपको मिल जाएगा नर्मदा सोन घाटी। दूसरा क्वेश्चन यहां से नर्मदा नदी का जो उद्गम है यह अमरकंटक से होता है। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। यह नदी जो है ना पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। यह आपको याद रखना है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है जिसकी टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इसे गुजरात की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर पूछा गया है मध्य प्रदेश की किस नदी घाटी से स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है नर्मदा नदी घाटी। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी घाटी से स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं और यह जीवाश्म अमरकंटक से लेकर होशंगाबाद जिले के बीच में प्राप्त हुए हैं। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है और यह बाकी की डिटेल में आप लोगों को पिछले प्रश्न में बता चुका हूं। और होशंगाबाद शहर जो है यह भी नर्मदा नदी के किनारे स्थित एक शहर है। होशंगाबाद की स्थापना होशंग शाह ने की थी और होशंग शाह का जो मकबरा है वो मांडू में स्थित है। तो ये सारे के सारे एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूं ये किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। तो सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मध्य प्रदेश के किस जिले से मानव जीवाश्म मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमपीएसआई एग्जाम 2017 और साथ ही साथ एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2017 और 2022 में पूछा गया प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले से मानव जीवाश्म मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सीहोर जिले के हथनोरा से। ऑप्शन में जब कांस्टेबल में आया तो यहां पर हथनोरा ही देखने को मिला था, तो हथनोरा इसका आंसर लगाना था। मध्य प्रदेश के किस जिले से मानव जीवाश्म या मानव खोपड़ी प्राप्त हुए, तो आंसर होगा सीहोर जिले के हथनोरा से। यह अब तक भारत में प्राप्त मानव अवशेषों में सबसे प्राचीनतम है। इसका नाम जो है ना दोस्तों क्या रखा गया है? नर्मदा मानव रखा गया है। आगे देखते हैं सीहोर जिले के सलकनपुर में बिजासन माता मंदिर भी स्थित है। यहां पर सलकनपुर मेला लगता है। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सलकनपुर मेला किस जिले में लगता है, तब आपका आंसर होगा सीहोर जिले में। और सीहोर जिले में कहां लगता है, तो सलकनपुर नामक स्थान पर लगता है जहां पर बिजासन माता मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश के किस जिले से पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो है आपका नरसिंहपुर। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। नरसिंहपुर जिले में शक्कर नदी पर चिंकी परियोजना प्रस्तावित है। यह आपको याद रखना है, यह एग्जाम में पूछी गई है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। चिंकी परियोजना कहां प्रस्तावित है, तो आपका आंसर होगा नरसिंहपुर जिले में शक्कर नदी पर। आगे बढ़ते हैं। और ये जो शक्कर नदी है ना यह नर्मदा की सहायक नदी है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बाघ गुफाएं किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है धार जिले में बाघिन नदी के तट पर बाघ की गुफाएं स्थित है। और ये जो बाघ की गुफाएं है ना दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और
और इनमें जो चित्रित कलाकृतियां है ना वो किससे संबंधित हैं, तो गुप्त काल से संबंधित है। किससे संबंधित है, गुप्त काल से। और इनका संबंध यहां पर जो चित्रित आकृतियां है ना यह सभी किसके जैसी है, तो अजंता की गुफाओं में जैसी आकृतियां चित्रित की गई हैं वैसी की वैसी आकृतियां आपको बाघ की गुफाओं में धार जिले में बाघी नदी के तट पर देखने को मिलती है। तो ये सब क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है कि किस जो बाघ की गुफाएं इनमें जो चित्रित कलाएं हैं यह किन गुफाओं के समकक्ष या एक जैसी दिखाई देती है, समान दिखाई देती है, तो आंसर होगा अजंता गुफाओं के समय समान दिखाई देती है। और किस काल से संबंधित है, तो गुप्त काल से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है चचाई जलप्रपात तथा गोविंदगढ़ तालाब किस जिले में स्थित है। तो ये चचाई जलप्रपात तो काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार गोविंदगढ़ तालाब याद ना हो चलेगा, लेकिन चचाई जलप्रपात जरूर याद रखेंगे, यह पूछा जाने वाला प्रश्न है। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बीहड़ नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है दोस्तों, बीहड़ नदी पर स्थित है। काफी अच्छे से याद कर लें, याद नहीं होगा तो समझ लिए 1 नंबर गया, क्योंकि यह आप लोगों के एग्जाम में जरूर आएगा। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बीहड़ नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई एग्जाम में पूछी जाती तो आप याद रखेंगे 130 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भीमबेटका के शिलाश्रय किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका रायसेन जिले में। भीमबेटका के जो शिलाश्रय हैं, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, यह रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में स्थित है। और भीमबेटका की जो खोज है दोस्तों यह विष्णु श्रीधर बाकणकर जी के द्वारा की गई थी। तो यह भी आप याद रखेंगे, हाल ही में हुई कांस्टेबल एग्जाम 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि भीमबेटका की खोज किसने की थी। आंसर था विष्णु श्रीधर बाकणकर। और एमपी गवर्नमेंट की जितनी भी एग्जाम होगी उन सभी में यह क्वेश्चन जरूर आएगा कि भीमबेटका की खोज किसने की थी, क्योंकि भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के यूनेस्को सूची में शामिल 3 धरोहर स्थलों में से एक है। और मध्य प्रदेश के वो 3 धरोहर स्थल कौन कौन से हैं जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो आपका आंसर होगा, पहला है भीमबेटका, दूसरा है खजुराहो के मंदिर, तीसरा है सांची स्तूप। ये तीनों ही स्थल क्या हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल मध्य प्रदेश के स्थल हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है भीमबेटका के शिलाश्रय के चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो है आपका लाल और सफेद। भीमबेटका के जो शिलाश्रय हैं उन पर चित्रित जो चित्र हैं उनमें किन रंगों का उपयोग किया गया है। तो आंसर होगा लाल और सफेद रंगों का उपयोग किया गया है। ये जो गुफाएं हैं ना यह आदि मानव काल से संबंधित है। आदि मानव ने इन पर क्या किए हैं, चित्र अपने चित्रित किए थे, अपने मतलब किसी बात को दर्शाने के लिए चित्र बनाए थे उन्होंने। क्योंकि जब आदि मानव थे, जब बोली या भाषा का विकास नहीं हुआ था, व्यक्ति बात नहीं कर पाता था, आदि मानव आपस में बात नहीं करते थे, बोल नहीं पाते थे, तो वो अपने भाव क्या करते थे, चित्र बनाकर करते थे। तो वही चित्र यहां पर चित्रित किए गए हैं भीमबेटका की गुफाओं में, जो कि रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मध्य प्रदेश में मामा भांजे शिलाश्रय कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है पचमढ़ी में, होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में मामा भांजा शिलाश्रय स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है। क्या पूछा गया दोस्तों, मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो होगा आपका कायथा। कायथा जो है यह काली सिंध नदी के तट पर स्थित मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण संस्कृति का प्रमुख स्थल है। मतलब मध्य प्रदेश में जो हम देखें कि सबसे पहले तांबे का उपयोग कहां किया जाता था, तो आपका आंसर होगा कायथा। कायथा कहां है, उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है इतिहास में किस नदी का वर्णन रेवोत्तर के रूप में हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी का वर्णन इतिहास में रेवा या रेवोत्तर या मेकल सुता के नाम से हुआ है। ये सारे नाम आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है मानधाता वर्तमान खंडवा जिसे हम कहते हैं, तो मानधाता नगरी की स्थापना किसने की थी। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा। पूछा गया है मानधाता नगरी की स्थापना किसने की थी। तो आंसर है इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचकुंद ने मानधाता नगरी की स्थापना की थी। यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। देखिए ये जो मानधाता है ना, मानधाता खंडवा जिले में स्थित है और नर्मदा नदी द्वारा विकसित इस द्वीप पर ओमकारेश्वर मंदिर स्थित है, जहां पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश का दूसरा ज्योतिर्लिंग है। मध्य प्रदेश का पहला ज्योतिर्लिंग जो है ना दोस्तों वहां उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर मंदिर में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है।
तो इस प्रकार से कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में पूरे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से कितने ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में, तो आंसर होगा 2 ज्योतिर्लिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मांधाता नगरी का नाम माहिष्मति किसने रखा, तो इसका राइट आंसर होगा हेहेई वंश के राजा माहिष्मत ने इन्हीं के नाम पर माहिष्मति साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो मांधाता नगरी का नाम किसने रखा था, माहिष्मति। आंसर होगा राजा माहिष्मत, जो कि हेहेई वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है हेहेई वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो है आप लोगों का कार्तवीर अर्जुन। हेहेई वंश के सबसे महाप्रतापी राजा कार्तवीर अर्जुन हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है पुराणों में किस क्षेत्र को कारुस या कुरुस देश के नाम से जाना जाता था, तो इसका राइट आंसर है बगलखंड देश को, और बगलखंड क्षेत्र को। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आप लोगों से पटवारी एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है, तो आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। पुराणों में कारुस या कुरुस देश के रूप में बघेलखंड को जाना जाता था। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य का सबसे छोटा पठार है वर्तमान मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, और बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, यह भी आपको याद रखना है, ये तीनों फैक्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से भी जाना जाता है प्रदूषण के आधार पर। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर होगा बेतवा नदी को, और इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो इसे मैंने शॉर्ट करके आप लोगों के लिए लिखा है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबल नदी का पूर्व नाम क्या था, तो आंसर होगा चरमावती या चरमान्यवती। चंबल नदी का क्या था, पूर्व नाम था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेतवा नदी का पूर्व नाम क्या था, तो आंसर होगा बेत्रवती। बेतवा नदी का पूर्व नाम क्या था, बेत्रवती था। अगर यहां पर तीसरी बात की जाए तो केन नदी का पूर्व नाम क्या था, तो सुक्तिमती। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आपका पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये ले रखा है ताकि आने वाले एग्जाम्स में भी आपके लिए अच्छी प्रिपरेशन हो सके। अगर चंबल नदी की बात की जाए तो चंबल नदी का उद्गम इंदौर जिले के महू के निकट जानापाब पहाड़ी से होता है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। ठीक है, और बेतवा नदी की बात कर ली जाए तो ये जो बेतवा नदी है ना दोस्तों, इसे मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से भी जाना जाता है प्रदूषण के आधार पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है बुंदेलखंड के दतिया जिले का नाम महाभारत के किस कुख्यात दैत्य के नाम पर रखा गया है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के पटवारी एग्जाम 2017 से मैंने आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम्स में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए हम आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट लेकर आ रहे हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत पटवारी बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एमपी पटवारी एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हैं तो। यहां पर पूछा गया है कि बुंदेलखंड के दतिया जिले का नाम जो है ना, महाभारत के किस कुख्यात दैत्य के नाम पर रखा गया, तो आंसर होगा दंत वक्र के नाम पर। दंत वक्र के नाम पर ही दतिया नाम रखा गया है, और दंत वक्र को जो है ना श्री भगवान हरि कृष्ण ने पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 16 महाजनपदों में से कौन सी 2 मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, और साथ ही एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद होना चाहिए। क्या पूछा है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मध्य प्रदेश के में वर्तमान टोटल जो 16 महाजनपद हुआ करती थी प्राचीन समय में भारत में, उनमें से वर्तमान मध्य प्रदेश में कितनी शामिल है, आपसे यह पूछा जा रहा है। सिंपल भाषा में बता देता हूं मैं आपको, तो इसका राइट आंसर है 2। पहली है अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी, और दूसरी है चेदी जिसकी राजधानी सुक्तिमती होती थी। याद रहेगा, ये दोनों महाजनपदें जो हैं वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या पूछा गया है, आप लोगों से पूछा गया है उत्तरी अवंती की जो राजधानी वो क्या थी। देखिए महाजनपद तो थी अवंती, लेकिन वह भी 2 भागों में बटी थी, क्योंकि अवंती महाजनपद जो है ना मगध महाजनपद के बाद दूसरी सबसे बड़ी महाजनपद थी, तो इसे 2 भागों में बांटा गया। एक उत्तरी अवंती की राजधानी आपसे पूछा गया, दूसरा दक्षिणी अवंती की राजधानी पूछा गया है। तो उत्तरी अवंती की राजधानी यदि आप लोगों से बोला जाए दोस्तों तो इसका आंसर होगा उज्जैनी थी, और यदि पूछा जाए दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी, तब आपका आंसर क्या होगा, माहिष्मती थी। तो दोनों ही आपको याद रखना है, उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी, माहिष्मती। और इन दोनों के मध्य से बेतवा नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी प्रवाहित होती है दोनों अवंतियों के बीच में, तो आंसर होगा बेतवा या बेत्रवती नदी प्रवाहित होती है।
आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज ले रखी है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो यहां पर पूछा गया किस नगर का बुद्धकालीन नाम अच्युतगामी था या अच्युतगामिनी था। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। यदि आप लोगों ने हमारे जो टेस्ट वाले वीडियो हैं उन्हें देखा होगा, एमपी जीके के जो टेस्ट चल रहे हैं पटवारी एग्जाम को लेकर, अगर उन्हें देखा है तो आप इसका आंसर कर पाए होंगे, नहीं तो फटाफट आंसर कमेंट करेंगे, किसी ना किसी तरीके से खोजें और जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप लोग एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हैं। और साथ ही साथ यदि आप लोगों को एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके कारण आपका एमपी जीके बिल्कुल क्लियर हो पाएगा और आप भी पटवारी एग्जाम में सिलेक्शन लेकर पटवारी बन पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।